नमस्कार। जैसा कि सभी हिंदी प्रेमियों का YouTube चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। आज तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। तुम्हारे एक एक लाइक का हमें इंतज़ार रहता है। हमारा जो आज का जो बिंदु है हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसे कि लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास। देखो, ये दिखने के अंदर बहुत छोटा हमें दिखाई दे रहा है, परंतु इसका जो प्रांगण है वो बहुत बड़ा है। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा है और इसके संबंध में जैसा कि सबसे पहले यह जो लिखी गई हिंदी साहित्य का इतिहास, इन शब्दों से मैं रूबरू करा देना चाहता हूँ। जैसे कि पहला है हिंदी। हिंदी जो शब्द है वह किससे बना है? सिंधु से बना है। किससे बना है? सिंधु से। और ईरानी जो है वो है को क्या बोलते हैं? मतलब स को है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स को ईरानी है वो है बोलते हैं। और हिंदी जो शब्द है वो सिंधु से बना है। और सिंधु से क्या हुआ? हिंदू। क्या हुआ? हिंदू। हिंदू से फिर हिंद, हिंद से फिर हिंदी। इस प्रकार से जो है शब्दों का रूप हमें मिलता है। हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से? फारसी भाषा का ये शब्द है। हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का है। हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का है। हिंदी क्या है? एक भाषा है, यानी हिंद अर्थात भारत के अंदर बोले जाने वाली जो भाषा है वो क्या कहलाई? हिंदी कहलाई। हिंद के जो निवासी जिस भाषा को बोलते हैं वो हिंदी कहलाती है। दूसरा जो बिंदु आता है हिंदी क्या है? भाषा। क्या है ये? भाषा। भाषा हम किसे कहेंगे? भाषा कहेंगे कि एक माध्यम है। भाषा क्या है? एक माध्यम है। किसका? विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। विचारों का आदान प्रदान करने का एक जो माध्यम है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और अगर अपन बात करें कि भाषा की परिभाषा क्या है या हम भाषा किसे कहते हैं, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मनुष्य अपने यादृच्छिक वाक् ग्रंथियों द्वारा प्रयुक्त वाक् जो निश्चित अर्थ प्रकट करती है, निश्चित समुदाय के अंदर बोली एवं समझी जाती है, उसे हम भाषा कहते हैं। दूसरा जो शब्द आता अपने साहित्य। साहित्य शब्द का जो हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें दो शब्द मिलते हैं। कितने शब्द मिलते हैं? दो शब्द। सा प्लस हित्य। सा प्लस हित्य। सा से साथ में। सा से क्या हुआ? साथ में। हित्य अर्थात हित, यानी जिससे हमारा हित होता हो, जिससे हमारा हित होता हो, जो हमारे हित की बात कहता हो, वो क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। जैसे संस्कृत विद्वानों ने भी लिखा है साहित्यम साहित्यस्य, अर्थात जो हमारे हित की बात करता हो वो क्या है? साहित्य है। इसी प्रकार जैसे साहित्य के अंदर बहुत कुछ बातें आती है कि साहित्य जो है वो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। साहित्य जो है वह
साहित्य जो है हमारे मन के अंदर ज्ञान की ज्योत जलाता है। साहित्य हमारे हृदय के अंदर, साहित्य हमारे मन में ज्ञान की ज्योत जलाता है। वो क्या है? साहित्य है। इस प्रकार साहित्य वह हुआ जो हमारे हित की बात करे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि साहित्य जो है वह जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होती है। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होती है, और जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्तियां बदलती जाती है वैसे वैसे साहित्य में भी परिवर्तन होता है। वैसे वैसे साहित्य में भी परिवर्तन होता है। इसी प्रकार बहुत अच्छी बात कही थी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होती है। क्या होती है? साहित्य समाज का दर्पण होता है। और जो यह बात समझ लेता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसे भली भांति से साहित्य समझ में आ जाता है। यानी जैसा समाज के अंदर होता है, जैसा समाज के अंदर दिखाई देता है, जैसा समाज में हम देखते हैं, जैसे समाज के अंदर क्रियाकलाप होते हैं, उन्हीं का वर्णन कहाँ किया जाता है? साहित्य के अंदर किया जाता है। अगला जो अपना बिंदु आता है इतिहास। अगला क्या बिंदु आता है? इतिहास। इतिहास जो है अतीत काल की, इतिहास हम किसे कहेंगे? अतीत काल की जो घटनाएं हैं, अतीत काल की जो घटनाएं हैं, अतीत की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का काल क्रमानुसार जहां वर्णन होता है उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। यानी अतीतकालीन घटनाओं का काल क्रमानुसार जहां वर्णन होता है वहां उसे हम क्या कह देते हैं? इतिहास कह देते हैं। विको, इटालियन विद्वान विको, इटालियन के जो विद्वान थे विको ने इतिहास के संबंध में यह स्वीकार किया है, इतिहास के बारे में लिखा है, जो कि 1667 से 1744 ईस्वी के विद्वान रहे थे। इन्होंने इतिहास के संबंध में लिखा है कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से होता है, इतिहास का संबंध न केवल इतिहास से होता है, न वर्तमान से। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है, और मनुष्य चाहे जिस युग का हो उसकी मूलभूत प्रवृत्तियां एक सी रहती है। मूलभूत प्रवृत्तियां एक सी रहती है। इसी प्रकार जो इतिहास को अतिशयोक्ति से बचना चाहिए, या जैसा वर्णन हो वैसा ही उसे करना चाहिए, उसमें बढ़ा चढ़ा करके कुछ लिखना नहीं चाहिए। जैसे कि कालिंग ने लिखा था इतिहास के संबंध में कि इतिहास दर्शन का संबंध न तो अपने आप के अतीत से होता है, न ही अतीत के बारे में इतिहास के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। पारस्परिक संबंध से होता है। इतिहासकार हिगल का नाम तो बहुत सुना होगा इतिहास के अंदर, जिसका समय 1770 ईस्वी से 1831 ईस्वी का जो समय हिगल का माना जाता है। और हिगल ने इसके बारे में लिखा था कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण मात्र नहीं है एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान होती है। यानी इतिहास के बारे में बहुत से जो विद्वान हैं अपनी अलग अलग राय देते हैं। तो ये था हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब अगला जो अपना बिंदु आता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ हैं वो किस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। हिंदी साहित्य
साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। हाँ तो दोस्तों, हिंदी साहित्य लिखा गया, परंतु इस हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया गया, कौन कौन से विद्वानों ने किस को आधार बना करके किस पद्धति के आधार पर साहित्य का इतिहास लिखा, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं, उनमें सबसे पहली जो पद्धति है वो हम आपके सामने लेकर के आते हैं। नंबर 1 वर्णाक्रम पद्धति। नंबर 1 वर्णाक्रम पद्धति। हाँ तो दोस्तों, वर्णाक्रम पद्धति के अंदर क्या होता है, इस पद्धति को हम वर्णमाला पद्धति भी कह सकते हैं। कौन सी पद्धति? वर्णमाला पद्धति भी कह सकते हैं। वर्णमाला पद्धति भी कह सकते हैं। इसमें लेखकों, कवियों का जो परिचय, विवरण, उनके नामों के वर्णाक्रम के अनुसार किया जाता है। इस पद्धति में कबीर और केशव, कबीर, केशव, इन दोनों को साथ में पढ़ा जाता है, क्योंकि दोनों के जो नाम हैं क अक्षर से प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए इन्हें एक साथ पढ़ा जाएगा। इस प्रकार का जो इतिहास है वो गारसादा तासी एवं शिव सिंह सेंगर, इस प्रकार का हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा था गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। शिव सिंह सेंगर, इन दोनों का लिखा हुआ जो इतिहास है वो वर्णाक्रम पद्धति के आधार पर लिखा हुआ है। दूसरी जो पद्धति आती है कालानुक्रमी पद्धति। नंबर 2 कालानुक्रमी पद्धति। कालानुक्रमी पद्धति अर्थात कालक्रम के अनुसार जो पद्धति है, समय के अनुसार जो पद्धति है। इस पद्धति में कवियों का जो विवरण है ऐतिहासिक कालक्रमानुसार तिथि क्रम में होता है। कौन सा? तिथि क्रम में। तिथि क्रम में वर्णन किया जाता है। प्राय कृतिकार की जन्म तिथि को आधार मानकर ही इतिहास ग्रंथ में उनका निर्धारण किया जाता है। इस पद्धति के आधार पर डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने इस आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का कार्य किया। इनकी जो पद्धति थी वो कालानुक्रम पद्धति कहलाई। तीसरी जो पद्धति आती है वैज्ञानिक पद्धति। तीसरी पद्धति कौन सी आती है? वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति। तीसरी पद्धति आती है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास, वैज्ञानिक पद्धति के अंदर इतिहास और लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं इतिहास लेखक
पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रह करके तथ्यों का संकलन करता है, तथ्यों का निर्धारण करता है, उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करता है और क्रमबद्ध और व्यवस्थित करने के बाद में उन्हें तर्कपूर्ण पुष्ट करता है। इस पद्धति में भी वही दोष है जो कालक्रम पद्धति के अंदर पाए जाते हैं। अगला जो पद्धति आती है नंबर 4 विधेयवादी पद्धति। नंबर 4 विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति यह साहित्य का इतिहास लिखने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। विधेयवादी जो पद्धति है वो साहित्य का इतिहास लिखने की सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक उपयोगी पद्धति सिद्ध हुई है। इस पद्धति के जो जन्मदाता है वेन मानी जाती है। इस पद्धति के जन्मदाता वेन माने जाते हैं, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है। विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है। आचार्य वेन ने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है। जाति, वातावरण, जाति, वातावरण और क्षण विशेष वेन ने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है, जाति, वातावरण और क्षण। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जो जातीय परंपराएं हैं, तदयुगीन वातावरण एवं परिस्थितियों का विश्लेषण अनिवार्य है, अपेक्षित होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की इस पद्धति का जो प्रारंभ है, सूत्रपात है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो विधेयवादी पद्धति पर लिखा था। विधेयवादी पद्धति पर लिखा था। उन्होंने कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण तदयुगीन परिस्थितियों एवं वातावरण के परिप्रेक्ष्य में लिखा है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होती है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होती है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये था हमारा आज का जो टॉपिक है, हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में, जो है साहित्य लेखन की क्या क्या पद्धतियाँ थी, किस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कौन कौन सी पद्धतियों का जो है प्रयोग किया गया था। हाँ, तो जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि हमें एक एक लाइक की जो है बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है।